साथियों नमस्कार। श्री राम कोचिंग की ऑनलाइन क्लासरूम्स में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, इतिहास की कक्षा में जो हम आज की क्लास शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राय इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ये इतिहास का एक आधारभूत विषय है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कल मैंने क्लास में बताया था कि आज की कक्षा का विषय रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही नाम सुनते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क अतीत की ओर चला जाता है कि वो लोग जिन्होंने कभी नगर बसाए थे, उनकी बस्तियां कैसी बसी थी, उनके नगर कैसे बने थे, नालियां कैसी थी, उनके आवास कैसे थे। ऐसे बहुत सारे जो पुरातात्विक सामग्री हैं उनके संबंध में जानकारी इंगित होती है। दोस्तों, आज इस सिंधु घाटी सभ्यता के विषय की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता विषय आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर देखा जाए तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो आप भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ये ब्लू वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में सिंधु नदी को आधारित करके ये सभ्यता विकसित थी। इसी समय विश्व की अन्य सभ्यताएं भी उसका भी उद्भव और विकास हो रहा था, समकालीन थी। इधर मैं बात करूं तो इराक की सभ्यता, और इधर बात करें तो ये यूरोप की सभ्यता थी। इधर हम बात करें तो ये चीन की सभ्यताएं थी। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से अधिक विकसित और गौरवशाली थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो पुरातात्विक अवशेष हमें मिलते हैं उनके बारे में कुछ जिक्र किया हुआ है। दोस्तों, आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या हमें जानकारी देती हैं, तो वापस इतिहास के उस कालक्रम में चलते हैं कि इतिहासकार प्रामाणिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ सम्मिलित करते हैं। तो उसमें देखें दोस्तों, हमारा इतिहास जो लिपि और लेखन कला के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, वहाँ पर दूसरा जो काल आता है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। इससे पूर्व प्रागैतिहासिक काल था जिसमें पाषाण काल और ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं का उल्लेख कर लिया गया है। उन्हीं जो ताम्र पाषाणिक बस्तियां थी उन पर नगर और पक्की ईंटों के द्वारा नालियां, सड़कें बनाकर जो सभ्यता विकसित हुई है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता काल क्रम की दृष्टि से आद्य ऐतिहासिक में रखी जाती हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल की क्या विशेषता है, ये आपको इंगित है कि इस काल में लिपि का प्रचलन हो गया था, लेकिन उसका सही भावार्थ या अर्थ निकालना कठिन है। इस कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल में सम्मिलित किया गया है। इस काल में 2 सभ्यताएं दोस्तों, एक सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की चर्चा बाद में करेंगे। आज जो विषय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का लेकर आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और उससे जुड़े हुए जो फाइंडिंग्स अवशेष हैं उनका कालक्रम एक सामान्य रूप से जो हमने इंगित किया है वो कालक्रम कितना है दोस्तों, वो कालक्रम 2500 से लेकर 1500 BC तक का प्रदर्शित किया है। ये एक सामान्य समय जो कि हम अध्ययन की दृष्टि से, याद रखने की दृष्टि से एक ओरा रख सके ध्यान में। प्रामाणिक रूप से अलग अलग विद्वानों ने इसका समय अलग अलग बताए हैं, जिनकी चर्चा आगे की समय में कर रहे हैं अपन। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बात जो पुरातात्विक अवशेष जिस क्षेत्र में मिलते हैं, जिस परिस्थिति में प्राप्त होते हैं, उनका प्रामाणिक रूप से एक एक वर्णन करते जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामान्य समय 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। आगे हम चले बात को, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2 प्रकार से हम निर्धारित करेंगे।
एक समय, ये सामान्य समय आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको किसने बताया है वो भी आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं इसका समय धात्विक दृष्टि से। धात्विक दृष्टि से देखा जाए तो इस काल के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे जिस कारण इस सभ्यता का नाम प्रचलित हुआ है। इससे पूर्व जो प्रारंभिक बस्तियां थी ताम्र पाषाणिक बस्तियां थी, जो तांबे और पत्थर का उपकरण साथ साथ प्रयोग में लाते थे। लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस तांबे में टीन मिलाकर एक नई धातु बनाना सीख गए थे और वो धातु थी दोस्तों कांसा। कांसे के इन्होंने केवल उपकरण ही नहीं बनाए, इन्होंने अपने बर्तन और दूसरे अन्य साधन सामग्रियां भी निर्मित की हैं। ज्यादातर कांसे का उपयोग होने के कारण धात्विक दृष्टि से इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांसे का प्रयोग करने वाली सभ्यता थी, नगरीय थी, विकसित सभ्यता थी। प्रथम नगरीकरण भी कहते हैं, जिसका उल्लेख अपन आगे करेंगे। दोस्तों आगे चलें। अगर विद्वानों के अनुसार हम वर्णन करें कि विद्वानों ने इसका कालक्रम क्या प्रदर्शित किया है, जिन्होंने सामान्य समय याद कर लिया कि 2500 से लेकर 1500 BC तक का रहा है, उसके थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे का समय विद्वानों के अनुसार हम देखना चाहेंगे कि सबसे प्राचीन पुराना समय सिंधु घाटी सभ्यता का किसने बताया है। सभी विद्वानों के प्रमाण प्रस्तुत करने का अलग अलग ढंग है। पहला प्राचीन काल बताने वाला जो विद्वान है राजबली पांडे। इन विद्वानों ने जो सिंधु सभ्यता का समय 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। अगले जो विद्वान हैं माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया है। अगले जो हमारे पुरातत्व विभाग के दूसरे डायरेक्टर जॉन मार्शल थे, उन्होंने जो फाइंडिंग्स या जो पुरातात्विक जो सामग्री मिली है उसके आधार पर इस सभ्यता को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक इसे प्रमाणित किया है। आगे चले दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने इस सिंधु सभ्यता का सामान्य समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया है, जो कि इसे हम भी सामान्य समय लेकर चल रहे हैं। दोस्तों आगे देखें, जो कि महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स है, एक वैज्ञानिक विधि है जिसे बोलते हैं कार्बन तिथीकरण। कार्बन तिथीकरण जो कार्बन तत्व जिसमें होता है उस धातु के कार्बन का परीक्षण करने के पश्चात उसकी आयु या कालगणना बता सकते हैं, जो प्रमाणिक मानी जाती है। इसमें कार्बन के लिए C14 और C12 तत्व काम में लाया जाता है। इसके आधार पर प्रमाणिक रूप से जो समय निर्धारित किया गया है वो क्या है। इसके साथ जुड़े हुए दूसरे विद्वान भी हैं जिन्होंने इस सभ्यता का समय प्रमाणिक रूप से बताने का प्रयास किया है, जिनमें रोमिला थापर, DP अग्रवाल और हमारी NCERT जो केंद्रीय संस्थान है एजुकेशन की, उन सभी ने मिलकर इस सभ्यता का समय जो है दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। दोस्तों प्रमाणिक रूप से C14 या NCERT, ये अगर इससे आपको समय की मांग पूछे तो आपको बताना है 2300 से 1750 ईसा पूर्व, सामान्य समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और लेकिन किसी विद्वान के अनुसार आपसे पूछ ले तो उस विद्वान के अनुसार आपको इसका कालक्रम बताना होगा। आगे दोस्तों चलें, इस सभ्यता के जो निर्माता थे या इनमें जो बसने वाले लोग थे उनका क्षेत्र क्या क्या था उसके बारे में प्रकाश डालने जा रहे हैं। दोस्तों सिंधु सभ्यता का क्षेत्र, कि भारत में ये सभ्यता विकसित हुई है, लेकिन भारत के किस ओर इनका निवास रहा है, किस ओर उन्हें बढ़ते गए हैं, तो उस क्षेत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें देश के आधार पर देखें तो मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में बसे हुए थे। अगर इनका दिशा के आधार पर दें तो भारत के अगर दिशा बनाई जाए तो ज़्यादातर ये जो दिशा बनेगी वो ये आएगी।
इस दिशा में ये उत्तर है और ये पश्चिम है। इसी कारण इस सभ्यता को पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी दर्शाया गया। पश्चिमोत्तर, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कौन कौन से देशों में विकसित हुई थी, तो देशों में बात करें तो प्रमुख देश आते हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आगे चले दोस्तों, इसका विस्तार जो हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो सभ्यता विकसित हुई थी उनका केंद्र बिंदु क्या था, आकार क्या था, क्षेत्रफल क्या था, उसके आधार पर हम वर्णन करने जा रहे हैं इस क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। विस्तार में बात आती है, यहां से प्रश्न जरूर बनता है, किसी न किसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेंगे कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी किस रूप में ये फैली थी, आकार कितना था, उसका क्षेत्रफल कितना था, उस पर प्रकाश डालेंगे। तो इसका आकार देखें दोस्तों, तो ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन हरे कलर में, इसका आकार है दोस्तों त्रिभुजाकार। यहां से मैं अगर इस आकार की आकृति बनाऊं तो लगभग प्राय जो ये आकृति बनती है वो कौन सी है, त्रिभुजाकार। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता का आकार क्या है, तो दोस्तों इसका आकार होगा त्रिभुजाकार। आगे चले, इसका क्षेत्रफल जो इतना वर्णित थी, क्षेत्रफल कितना है, एक्यूरेसी के आधार पर अगर पूछे आपसे तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सामान्य रूप से आप इसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। सामान्य प्रामाणिक रूप से 12.99 लाख और राउंड फिगर में कहें तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। आकार जो इसका बनता है वो दोस्तों त्रिभुजाकार बनता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत कई बार पूछा गया है कि इस सभ्यता का देशी विस्तार का मतलब उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पश्चिमी छोर, पूर्वी छोर कितना फैला हुआ था, उसके आधार पर हम अध्ययन करना चाहें तो इसका देशी विस्तार अगर देखें तो उसमें आता है दोस्तों दिशा के आधार पर विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मैं उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर की बात करने जा रहा हूं। चारों दिशाओं में फैला हुआ स्थान किस किस प्रकार से फैला हुआ है वो देखें दोस्तों। उत्तरी क्षेत्र में हमारा जो जम्मू कश्मीर में स्थान है मांडा। दक्षिण में जो स्थान लिया गया है वो है दायमाबाद। पूर्व में स्थान ले तो ये आलमगीरपुर और पश्चिम में स्थान ले तो सुटका गेंडोर। यहां से मैं एक दिशा बनाऊं तो ये प्रकार की दिशा बनती है। सही दिशा बने तो जम्मू कश्मीर में स्थान है मांडा। उसी प्रकार जो नदी दिखाई गई है, नदी का प्रश्न आता है तो चिनाब नदी के किनारे। इसी प्रकार दक्षिण में चले तो आता है दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और नदी का नाम पूछे तो गोदावरी नदी। पूर्व में चले तो मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में स्थान है आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार पश्चिम में चले जो कि एक बंदरगाह भी है और महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था। इस व्यापारिक स्थल का नाम है सुटका गेंडोर। वर्तमान में पाकिस्तान में क्षेत्र आता है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में जो नदी है वो है दाश्क नदी जहाँ समुद्र में मिलती है वहाँ मुहाने पर ये अंतिम छोर पर बसा हुआ स्थल है। तो दोस्तों देशी विस्तार के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि इसका विस्तार उत्तरी छोर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुटका गेंडोर था। आगे चले दोस्तों कि इस सभ्यता के निर्माता और यहाँ पर बसने वाली जो सब लोग थे वो कौन कौन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है उस निर्माता के बारे में विद्वानों के भी अलग अलग मत हैं। कौन ऐसे लोग थे जो यहाँ पर इकट्ठे होकर इस एक व्यवस्थित सुनियोजित नगरों का और सभ्यताओं को विकसित किया है। ऐसे
प्रमाण के आधार पर विद्वान अलग अलग बताते हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रमाणिक मत पहले डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का है। इन्होंने बताया है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। दूसरे विद्वान हम लेते हैं जिनका नाम था गार्डन चाइल्ड। उन्होंने बताया है कि सिंधु सभ्यता के निवासी सुमेरियन या भूमध्य सागरीय सभ्यता के लोग थे। अगला राखलदास बनर्जी, जिन्होंने इन सभ्यता के निर्माता जो है द्रविड़ प्रजाति के लोगों को बताया है। इसी प्रकार मार्टिमर व्हीलर महोदय ने जो सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को दस्यु या दास्य कहा है। दस्यु या दास जो जनजाति क्षेत्र से विकसित होकर ये व्यवस्थित सभ्यता के निर्माता बन गए थे। आगे चले दोस्तों, इस सभ्यता में निवास करने वाली प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी थी, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर सुमेरियन थे, तो सुमेरियन प्रजातियां इनका वर्गीकरण नृतत्व शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से किया है और सर्वाधिक संख्या में जो लोग रहते हैं उसका क्रमिक विवरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर 4 प्रमुख प्रजातियां निवास करती थी, जिसमें पहली प्रजाति जिसका मैंने उल्लेख किया था सुमेरियन या भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। और एक प्रश्न और पूछा गया कि इस प्रजाति के लोग इस सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में मौजूद थे। सर्वाधिक संख्या में इनकी संख्या रही है। यह आपसे पूछे कि वहां पर किस प्रशासनिक रूप से, आगे प्रश्न आएगा कि प्रभुत्व किसका था प्रशासनिक रूप से, तो ब्राह्मण या कुलीन वर्ग का था। तो ब्राह्मण और कुलीन वर्ग के लोग कौन से थे, तो भूमध्य सागरीय या सुमेरियन शब्द आता है। आगे चलते कि दूसरी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रही है। तीसरी जो मंगोलाइन प्रजाति के लोग थे, और चौथी प्रजाति जो थी वो थे द्रविड़ प्रजाति के लोग। इस प्रकार यहाँ से 4 प्रजातियां के तत्व या पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार यहाँ से जो निर्माता हैं वो 4 प्रकार से बताए गए हैं दोस्तों। आगे चलें कि इस सभ्यता में किस स्तर के लोग जो अपना उद्योग धंधे व्यापार जो विकसित करते आए हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।